गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको आरएल सीरीज विद डीसी सोर्स पढ़ाया। उसके दो पार्ट थे, ग्रोथ ऑफ करेंट एंड डीके ऑफ करेंट। उसको मैंने अच्छी तरह से डिराइव किया, एनालाइज किया और उसके ग्राफ के बारे में बताया। और आज मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा एलसी सीरीज विद डीसी सोर्स। मेरे सर्किट में एक इंडक्टर होगा, आइडियल इंडक्टर, एक आइडियल कैपेसिटर होगा, दोनों सीरीज में लगे होंगे और उसके साथ सीरीज में डीसी सोर्स का मतलब एक बैटरी लगी होगी। इसका फर्स्ट पार्ट होगा एलसी ऑसिलेशन विद बैटरी, सेकेंड पार्ट होगा एलसी ऑसिलेशन विदाउट बैटरी। बच्चों, हम लोग आज इसको डिटेल में इसका डेरिवेशन और इसकी ग्राफिकल पैटर्न हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं और वो आपको समझ में आएगा। इसके लिए आपको कंसंट्रेट रहना होगा, फोकस रहना होगा और सीरियस रहना होगा। देखिए, फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ एलसी सीरीज विद डीसी सोर्स और इसका फर्स्ट पार्ट होगा एलसी ऑसिलेशन विद बैटरी। Suppose initially the capacitor was uncharged and there were no current flowing in the circuit. At t equals 0, the switch S was shorted to terminal 1. Then at t equals 0, Q equals 0 and I equals 0. मैं जो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन है मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझ में आएगा। बच्चों, ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें माना गया है कि जो रोटरी स्विच है वो शुरू में ना ही टर्मिनल 1 से कनेक्टेड था और ना ही टर्मिनल 2 से कनेक्टेड था। इन बिटवीन टू वो इस तरह से हैंग कर रहा था, तो सर्किट कंप्लीट नहीं था, इसलिए सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी। और ये माना गया है कि इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था, इस पे एक चार्ज की वैल्यू 0 थी और सर्किट कंप्लीट नहीं था तो इसमें कोई करंट नहीं थी, तो सर्किट में करंट आई की लोअर लिमिट 0 होगी। तो मैं अज्यूम करने जा रहा हूँ कि जैसे ही स्विच को मैंने टर्मिनल 1 से शॉर्ट कराया उसी वक्त एक स्टॉप वॉच स्विच ऑन किया, तो टाइम की इनिशियल रीडिंग 0 होगी, क्यू की इनिशियल वैल्यू 0 होगी और करंट आई की इनिशियल वैल्यू 0 होगी। तो बच्चों, इसमें क्या होगा, शुरू में करंट आई 0 थी तो कुछ देर तक वो 0 बनी रहेगी, लेकिन जब बैटरी आपके सर्किट में कनेक्ट हो जाएगी तो बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को आउटवर्ड पुश करेगी और करंट इसमें इस्टेब्लिश होने की कोशिश करेगी। करंट इसमें क्लॉकवाइज मूव करने की कोशिश करेगी। करंट आई ग्रो करना चाहेगी, बढ़ना चाहेगी, तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इस इंडक्टर के क्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा जो करंट के ग्रो करने का अपोज करेगा, करंट के ग्रो होने का अपोज करेगा। पहले भी बताया हूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ शुरू में स्ट्रांगली अपोज करेगा और करंट को ग्रो नहीं होने देगा। t इक्वल्स 0 पर करंट आई की लोअर लिमिट 0 मानी जाएगी, क्यू का लोअर लिमिट 0 माना जाएगा। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और वो जो करंट के ग्रो करने का अपोज करता है, तो अपोज करने की इंटेंसिटी वीक होने लगती है और फाइनली करंट ग्रो होने लगती है। तो थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम t, नाउ सपोज दैट t इक्वल्स t, q इक्वल्स q एंड करंट I इक्वल्स dq बाई dt, माना ये जाएगा कि थोड़ी देर के बाद स्टॉप वॉच का रीडिंग t हो जाएगा, करंट इसमें ग्रो होने लगेगी और करंट सर्कुलेट होने लगेगी, उससे इस प्लेट पर प्लस q जमा होगा और सेकेंड प्लेट पर माइनस q जमा होगा, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड q की वैल्यू इंक्रीज होने लगेगी। तो t इक्वल्स t पे चार्ज इंक्रीजिंग होगा, q इक्वल्स q, करंट I इक्वल्स dq बाई dt लिखा जाएगा।
तो ये अपर लिमिट जो होगा या इंस्टेंटेनियस लिमिट, ये सब कुछ वेरिएबल हो जाएगा। बच्चों मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जिस रेट से इस पॉइंट से या इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो करता है, उसी रेट से इस प्लेट पर चार्ज इंक्रीज करता है, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ से पास करेगा वो इस प्लेट पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई चार्ज बहता नहीं है, फिर यहाँ से वही चार्ज मूव करता है, यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों हमेशा कैपेसिटर प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो जिस रेट से इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज सर्कुलेट होगा, उसी रेट से इस प्लेट पर चार्ज इंक्रीज होगा। रेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ चार्ज को करंट आई बोलते हैं और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज को डी क्यू बाई डी टी बोलते हैं। इस डायग्राम में कैलकुलस में डिफाइन होगा आई इक्वल्स डी क्यू बाई डी टी, टी इक्वल्स टी एंड क्यू इक्वल्स क्यू। बच्चों अब इसमें सारी क्वांटिटी वेरिएबल हो चुकी है। आई मीन क्यू वेरिएबल हो चुका है, करंट आई वेरिएबल हो चुकी है। हाउएवर गिवन क्वांटिटीज कांस्टेंट होती हैं, जैसे कि इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस एल, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी और गिवन बैटरी का ईएमएफ ई, ये सब कांस्टेंट माना जाता है। तो हम लोग अब इस सर्किट में क्लोज हो चुका है, करंट सर्कुलेट होने लगी है। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे और एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे। देखिए कैसे करता हूँ। नाउ यूजिंग द किरचॉफ सेकेंड लॉ इन द लूप ABCDA एंड मूविंग क्लॉकवाइज पॉइंट ए से मूव करूँगा, किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज करूँगा, तो मेरा इक्वेशन बनेगा VA माइनस क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस EMF E इक्वल्स VA। ये टर्म कैसे लिखे गए हैं मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ बच्चों। जिस पॉइंट से मूव करते हैं उसका पोटेंशियल पहले लिखते हैं, आई मीन VA पहले लिख दो, फिर क्लॉकवाइज मूव करो। जब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पर जाते हो तो पोटेंशियल यहाँ डिक्रीज होता है, तो यहाँ लिखोगे माइनस क्यू बाई सी। और ये मैं समझा चुका हूँ, करंट के डायरेक्शन में जब इंडक्टर को क्रॉस करते हैं तो यहाँ भी पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्यों होता है, ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, अभी केवल फार्मूले से काम चलाओ। तो जब मैं इंडक्टर को करंट के डायरेक्शन में क्रॉस करूँगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, लिखा जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। नथिंग नथिंग then turn to the left. Now we are going from negative plate to positive plate, I mean negative terminal to positive terminal. तो यहाँ पे जब नेगेटिव से पॉजिटिव पर बैटरी को क्रॉस करते हो तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है इक्वल टू EMF, तो यहाँ लिखा जाएगा प्लस E, देन नथिंग 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 देन इक्वल टू VA। जब पॉइंट ए पर आप वापस लौट आते हो तो इक्वल के बाद VA लिखना पड़ता है। तो जो इक्वेशन मैंने अभी क्रिएट किया है उसको मैंने इस डायग्राम से एक्सप्लेन किया। अब मैं अपनी इक्वेशन पे वापस आता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में VA को राइटवर्ड ट्रांसफ़र करूँगा, तो VA माइनस VA जीरो हो जाएगा, फिर जो बचेगा उसको रिपीट किया जाएगा। आई मीन माइनस क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस ए इक्वल्स जीरो, फिर माइनस एल डी आई बाई डी टी को राइट साइड में ले जाऊँगा तो हो जाएगा प्लस एल डी आई बाई डी टी। बच्चों आप क्या करो, ये सारे टर्म्स को, तीनों टर्म्स को ट्रांसफ़र करने के बजाय माइनस मल्टीप्लाई कर दो। तो राइट साइड में माइनस इंटू जीरो जीरो होगा, लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा प्लस क्यू बाई सी, यहाँ होगा प्लस एल डी आई बाई डी टी, यहाँ होगा माइनस सी। फिर आप एल डी आई बाई डी टी को सेपरेट कर लो और दो टर्म जो बचे उसमें से सी कॉमन ले लो, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे आता है क्यू माइनस सी डिवाइडेड बाई सी इक्वल्स जीरो। बच्चों आपको मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया है कि इंस्टेंटेनियस करंट आई को डिफाइन करते हो डी क्यू बाई डी टी। अगर आप आई को डी क्यू बाई डी टी लिख देते हो तो एक डी टी और लग जाने से ये क्यू का सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर एल से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो यहाँ डिनोमिनेटर में एल सी आएगा, यहाँ एल कैंसिल आउट होगा और यहाँ क्यू का सेकेंड डेरिवेटिव होगा। तो बच्चों आपका इक्वेशन बनेगा डी टू क्यू बाई डी टी टू प्लस क्यू माइनस सी अपॉन एल सी इक्वल जीरो। डी टू क्यू बाई डी टी टू को क्यू डबल डॉट लिखते हो, ये मैं सिखा चुका हूँ आपको।
टाइम डेरिवेटिव, अगर टाइम का सेकेंड डेरिवेटिव है तो वेरिएबल क्यू पे 2 डॉट लगाओ, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो सिंगल डॉट लगाओ, थर्ड डेरिवेटिव है तो ट्रिपल डॉट लगाओ। ये मैं आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ा चुका हूँ। तो क्यू का टाइम टी के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव है तो कन्वेंशन के मुताबिक यहाँ क्यू डबल डॉट होगा, फिर क्यू माइनस सी अपॉन एल सी रिपीट करो इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एल कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है। लेट 1 बाई एल सी कांस्टेंट इज डिनोटेड बाई ओमेगा स्क्वायर। अब 1 बाई एल सी कांस्टेंट को ओमेगा स्क्वायर मान लो तो रूट लेकर ओमेगा की वैल्यू आएगी 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। बच्चों इसको कहते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और एक काम करो, ये जो क्यू माइनस सी टर्म है न्यूमरेटर, इसको अनदर वेरिएबल जेड डिफाइन कर लो। सी कांस्टेंट एम एफ कांस्टेंट होगा बट क्यू वेरिएबल होगा तो जेड भी वेरिएबल होगा। बोथ साइड को टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यहाँ मिलेगा डी क्यू बाई डी टी, इसको क्यू डॉट लिख डालो। सी कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा तो माइनस 0 लिख डालो। जेड को डिफरेंशिएट करो तो डी जेड बाई डी टी आएगा, उसको जे डॉट लिख डालो। आप डिफरेंशिएट करोगे तो आता है क्यू डॉट इक्वल्स जे डॉट। प्यारे बच्चों इसको टाइम टी के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करो तो यहाँ आएगा क्यू डबल डॉट इक्वल्स जे डबल डॉट। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, बच्चों इक्वेशन 1 में क्यू डबल डॉट को जे डबल डॉट से रिप्लेस करो, 1 अपॉन एल सी को ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करो और क्यू माइनस सी को जेड से रिप्लेस करो तो मिलता है जेड डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इक्वल्स 0। जब मैं मैकेनिक्स पढ़ाता हूँ बच्चों तो आपको बताता हूँ कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसमें ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है और वो रूट लेकर ओमेगा की वैल्यू आती है यहाँ पर 1 अपॉन रूट एल सी। सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर में आपको ये बताया जाता है कि ओमेगा एक यूनिक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है एंड दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इसको बोलते हैं एंड दिस एक्सप्रेशन इज सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैथ में इसका डेरिवेशन पढ़ाते हैं और फिजिक्स में उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखा जाता है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे कमेंट लिख रखा है कि यूजिंग द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स वी कैन डिड्यूस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन एज। बच्चों फिजिक्स में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन डिराइव करके दिखाते नहीं हैं, मैथ में डेरिवेशन पढ़ाया जाता है। हम लोग इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं और यहाँ पे कमेंट लिखते हैं कि यूजिंग द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स वी कैन डिड्यूस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लिख देते हैं और डायरेक्ट सॉल्यूशन को राइट कर लेते हैं। इसको डिराइव करके दिखाना फिजिक्स में ज़रूरी नहीं होता। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है जेड इक्वल्स कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, where capital A and phi are constants which depend upon the given boundary conditions। बच्चों phi एक कांस्टेंट होगा, कैपिटल ए कांस्टेंट होगा, इनकी वैल्यूज बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड करेगी। ओमेगा की वैल्यू सिखा चुका हूँ 1 अपॉन रूट एल सी। टाइम टी इंस्टेंटेनियस टाइम ये वेरिएबल होता है और जेड ऊपर मैंने सब्सटीट्यूट किया था, ये भी वेरिएबल होता है। टे और फाई की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। Now substituting the value of z we get, z की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया बच्चों q माइनस सी इक्वल से साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फिर नेक्स्ट स्टेप में c को ट्रांसफ़र करूँगा और q का एक फार्मूला क्रिएट करूँगा। कैसे आता है, फिर मिलता है बच्चों q इक्वल सी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड द करेंट इन द सर्किट। थोड़ी देर पहले करंट आई का डेफिनेशन बनाया था प्लस डी क्यू बाई डी टी, डी डी टी ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू ब्रैकेट में ला के पुट कर दिया तो डी डी टी ऑफ सी 0 आएगा बिकॉज सी ए कांस्टेंट होगा। फिर डी डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यहाँ पे चेन रूल लगाओगे डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों
तो इसका डिफरेंशियल आता है, मैं सिखा चुका हूँ, आपको कैलकुलस रिवाइज करना होगा अगर आप भूल गए हो तो। टाइम टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल आता है बच्चों ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। लेफ्ट हैंड साइड में करेंट आई और राइट हैंड साइड में मिलेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। बच्चों आपकी इनिशियल बाउंड्री कंडीशन में ऊपर सब सिखाया हूँ कि एट टी इक्वल्स जीरो, क्यू इक्वल्स जीरो एंड आई इक्वल्स जीरो, ये मैंने आपको सिखाया है। अगर इस इनिशियल बाउंड्री कंडीशन की वैल्यूज इक्वेशन 2 और 3 में पुट करी जाए तो क्या मिलता है मुझे? इक्वेशन 2 से मिलता है यहाँ पे क्यू इक्वल्स जीरो पुट कर डालो, राइट हैंड साइड में यहाँ पे टाइम टी को जीरो पुट कर डालो, तो यहाँ बचेगा साइन फाइव। बच्चों इक्वेशन 2 में मुझे मिलेगा जीरो इक्वल्स सी प्लस ए साइन फाइव, देन ए साइन फाइव इक्वल्स माइनस सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन 3 में आई को जीरो पुट करो, टाइम टी को जीरो पुट करो, तो इक्वेशन 3 से आपको क्या मिलने जा रहा है? जीरो इक्वल्स ए ओमेगा कॉस फाइव। जनरल सॉल्यूशन में कैपिटल ए जीरो नहीं हो सकता, वो एक फाइनाइट क्वांटिटी है, इसलिए कॉस फाइव को जीरो होना पड़ेगा। कॉस फाइव को जीरो लिखते हो तो फाइव की स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आती है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, वो पाई बाई टू आता है। बच्चों आप जानते हो कि कॉस 90 जीरो होता है, आई मीन फाइव की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आएगा रेडियन में पाई बाई टू रेडियन, डिग्रीज में 90। तो फाइव की वैल्यू सॉल्व हो गई, से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5 की वैल्यू आप यहाँ पे लाके पुट कर डालो बच्चों, मिलता है ए साइन पाई बाई टू इक्वल्स माइनस सी। साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है, कैपिटल ए की वैल्यू आती है माइनस सी, इज इट? तो आपने अननोन को सॉल्व कर लिया बच्चों, 5 को पाई बाई टू, कैपिटल ए को माइनस सी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 में ए और 5 की वैल्यूज पुट कर दो। तो जैसे ही पुट करते हो ए की वैल्यू और यहाँ पे 5 की वैल्यू, तो क्यू का फॉर्मूला आता है सी माइनस सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। प्यारे बच्चों आप पढ़ चुके हो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, जिसको आप रिप्लेस करोगे इट शुड बी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, इज इट? फिर दोनों टर्म से सी को कॉमन ले लो, तो क्यू का फॉर्मूला आता है सी विद इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। इसी तरह से इक्वेशन 5 में ए की वैल्यू पुट करो, करंट वाली इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करो, फिर यहाँ पे ओमेगा था, ओमेगा की वैल्यू पुट करो, फिर कॉस ओमेगा टी प्लस 5 था, 5 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। बच्चों कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, आप पहले से जानते हो। आई मीन इसको आप लिखोगे माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी को इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस साइन ओमेगा टी होगा। सी को रूट सी से कैंसिल कर दो, ई को साइड में लिख दो, तो होगा ई अंडर रूट सी बाई एल इंटू साइन ओमेगा टी। इस तरह से करंट आई का इक्वेशन यहाँ पे अचीव होता है। ये करंट आई का फॉर्मूला हो गया और ये चार्ज क्यू का फॉर्मूला हो गया। बच्चों आप मैथ में पढ़ते हो कि कोसाइन फंक्शन पीरियोडिक होता है, आई मीन यहाँ पे स्टेडी स्टेट कभी अचीव नहीं होगा, क्योंकि यह फंक्शन इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करेगा, कभी कांस्टेंट होगा ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि जो चार्ज वो ऑसिलेट करता है। करंट आई के फॉर्मूले में साइन ओमेगा टी आया है, साइन फंक्शन भी पीरियोडिक होता है, मीन ऑसिलेट करेगा, तो इनफाइनाइट टाइम तक करंट का ग्राफ ऑसिलेट करेगा, स्टेडी स्टेट यहाँ एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। इसलिए इस टॉपिक में ऑसिलेशन टर्म यूज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्यू और करंट आई दोनों ऑसिलेट करेंगे, कांस्टेंट कभी नहीं होंगे, इसलिए स्टेडी स्टेट अचीव होता ही नहीं है। अब मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, कॉम्पिटिशन्स में इसके ग्राफ
कई बार पूछे गए हैं, बहुत पॉपुलर ग्राफ होते हैं, सो सीखना होगा। सो फर्स्ट हेडिंग इज ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। बच्चों अभी अभी आपने चार्ज क्यू का फॉर्मूला डिराइव किया है, C इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। मैथ में आप पढ़ते हो कि cos ओमेगा टी ऑसिलेट्स बिटवीन -1 एंड +1। कोसाइन फंक्शन ऑसिलेट करता है बिटवीन -1 एंड +1। आई मीन जब cos ओमेगा टी की वैल्यू +1 होगी तो ये डिफरेंस 0 होगा, तो Q का मिनिमम वैल्यू 0 आएगा। जब कोसाइन फंक्शन की वैल्यू -1 होगा तो -1 इंटू दिस -+1, बच्चों ये +2 आएगा। आई मीन चार्ज Q का मैक्सिमम वैल्यू आता है ट्वाइस C। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस इक्वेशन से चार्ज Q का मिनिमम वैल्यू 0 आएगा और चार्ज Q का मैक्सिमम वैल्यू 2C आएगा। हाउएवर इस एनालिसिस में चार्ज Q की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आएगी। चार्ज ऑसिलेट करेगा बिटवीन 0 एंड 2C। चार्ज Q कभी नेगेटिव नहीं होगा। उसका फिजिकल मीनिंग होता है कि सर्किट में जो कैपेसिटर है उसकी पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि चार्ज Q कभी नेगेटिव नहीं आएगा। आपने उसको पॉजिटिव माना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड माना है और वो पॉजिटिव भी आएगा, तो आपका एजम्पशन ट्रू है। पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, जो पोलैरिटी आप सर्किट में दिखाए हो वो मेंटेन रहेगी। हाउएवर चार्ज Q का मैग्नीट्यूड जरूर ऑसिलेट करेगा, लिस्ट वैल्यू 0 एंड मोस्ट वैल्यू 2C। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्राफ कैसे बनेगा। फॉर Q इक्वल्स 0, Q को 0 होने के लिए cos ओमेगा टी को स्ट्रिक्टली +1 होना पड़ेगा। cos ओमेगा टी को +1 हो गया होना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री या ग्राफ प्लॉटिंग टेक्निक में सिखाया जाता है, अगर cos ओमेगा टी +1 होगा तो ओमेगा टी की वैल्यू पाई का इवन मल्टीपल होता है। आई मीन ओमेगा टी की वैल्यू जो पॉजिटिव वैल्यूज होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 0, फर्स्ट वैल्यू 0, सेकेंड वैल्यू 2 पाई, थर्ड वैल्यू 4 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, देन 6 पाई, देन 8 पाई, डॉट डॉट सो ऑन। बच्चों टाइम टी निकालने के लिए ओमेगा से डिवाइड करो। जब ओमेगा से डिवाइड करते हो तो मिलता है टी इक्वल्स 0, सेकेंड वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा, देन 4 पाई बाई ओमेगा, 6 पाई बाई ओमेगा, 8 पाई बाई ओमेगा। आई मीन टाइम टी के इन सारी वैल्यूज पर बच्चों जो चार्ज क्यू होगा आपके ग्राफ में वो हमेशा 0 होगा। तो मैं एक ग्राफ यहाँ पे बना रखा हूँ आपको समझाने के लिए। क्यू का मिनिमम वैल्यू 0 दिखाया हूँ, क्यू का मैक्सिमम वैल्यू 2C दिखाया हूँ, और चार्ज Q 0 पहली बार t इक्वल 0 पे होगा, दूसरी बार 2 पाई बाई ओमेगा पे होगा, तीसरी बार 4 पाई बाई ओमेगा पे होगा, फिर चौथी बार 6 पाई बाई ओमेगा पे होगा। जब जब 0 होगा तब तब 0 मैंने Q को दिखा दिया है। अब ये जो पीक वैल्यू है इसके एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ। सिमिलरली फॉर Q इक्वल्स 2C दैट इज पीक वैल्यू। आई मीन Q की वैल्यू इस लाइन पर कब होगी, 2C के बराबर कब होगा, जब cos ओमेगा टी -1 होगा। ग्राफ प्लॉटिंग में या ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाया जाता है बच्चों कि cos थीटा -1 तब होता है जब थीटा की वैल्यू पाई का ऑड मल्टीपल होता है। आई मीन पाई थीटा शुड बी, थीटा मीन्स ओमेगा टी, इट शुड बी द 1 पाई और 3 पाई और 5 पाई और 7 पाई डॉट डॉट। जब पाई का ऑड मल्टीपल होता है उस वक्त cos थीटा की वैल्यू -1 आती है। आई मीन ओमेगा टी की वैल्यू इसमें से कोई भी हो सकता है। तो ओमेगा से डिवाइड करोगे तो टाइम टी की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो टाइम टी की वैल्यूज़ आती हैं पाई बाई ओमेगा, 3 पाई बाई ओमेगा, 5 पाई बाई ओमेगा, 7 पाई बाई ओमेगा एंड सो ऑन। तो बच्चों टाइम टी के इन सारी वैल्यूज़ पर क्यू की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, दैट इज़ 2C आएगी, जो कि इस ग्राफ मैंने दिखाया है। पाई बाई ओमेगा पर क्यू की वैल्यू 2C, फिर 3 पाई बाई ओमेगा पर क्यू की वैल्यू अगेन 2C, 5 पाई बाई ओमेगा पर
क्यू की वैल्यू अगेन 2c। फिर आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो कि बेसिकली आपका फंक्शन कोसाइन फंक्शन है बच्चों। तो कोसाइन फंक्शन क्या होता है, कर्व लीनियरली ऑसिलेट करता है। तो इस कर्व का आइडिया आपको पहले से दिया जा चुका है। 0 से इंक्रीज करेगा मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से डिक्रीज करेगा 0, और हर जगह कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। स्मूथ कर्व से ये ग्राफ बनता है। ये पीरियोडिक कोसाइन फंक्शन इसी तरह से बनाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर स्मूथ कर्व बना लो, और स्मूथ कर्व जिस तरह से यहाँ पे बनता है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल होता है, पॉइंटेड कहीं नहीं होता। ये ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट कर डालो, और यही ग्राफ चार्ज का ग्राफ हुआ। कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये इक्वेशन उसका आंसर होगा। तो ये चार्ज का पीरियोडिक इक्वेशन होगा बच्चों, Q इक्वल सी इंटू 1 - cos ω t, और ये चार्ज Q का ग्राफ होगा। आप इस ग्राफ को देख सकते हो कि इसमें चार्ज Q कभी नेगेटिव नहीं हुआ। इसका मतलब आपके सर्किट में कैपेसिटर की पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होगी। इसका मीनिंग क्या होगा देखिए, पोलैरिटी चेंज ना होने का मतलब बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई पुश करती है, और करंट आई पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने का डायरेक्शन होता है। आई मीन इसमें ये दिखाया गया कि पॉजिटिव चार्ज लेफ्टवर्ड निकल रहा है और ऐसे क्लॉकवाइज सर्कुलेट हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट प्लेट पे जाके डिपॉजिट हो रहा है। फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव कर रहा है, उसका इक्वलेंट नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो रहा है। आई मीन दिखाया गया है कि लेफ्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा। आई मीन इस कैपेसिटर की पोलैरिटी ड्यूरिंग द ऑसिलेशन कभी चेंज नहीं होगा। चार्ज Q 0 से 2c के बीच में ऑसिलेट करेगा, मगर लेफ्ट प्लेट हमेशा प्लस होगी, राइट प्लेट हमेशा माइनस होगी, पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होगा, इस केस में ऐसा हो रहा है। जो नेक्स्ट केस पढ़ाऊंगा वहाँ पे पोलैरिटी भी चेंज होगी, क्योंकि वहाँ पीरियडिकली Q की वैल्यू नेगेटिव आती है। इस वाले जो पार्ट है, यानी कि LC ऑसिलेशन विद बैटरी, इस पार्ट में Q कभी नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसलिए कहते हैं कि इसकी पोलैरिटी कभी चेंज नहीं होगी। ये यहाँ समझाना है मुझे। देन ऑसिलेशन ऑफ करंट, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दैट current I equals EMF into root C by L sin omega t, and this total quantity can be written as I naught. So here we get I equals I naught sin omega t. बच्चों हम लोग I naught को मैथमेटिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अगर करंट साइन या कोसाइन फंक्शन में डिराइव होकर मिलती है तो उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। बच्चों ये जो करंट का इक्वेशन आपने डिराइव किया है, इसे पता चलता है कि सर्किट में फ्लो करने वाली करंट अल्टरनेटिंग होगी, और आई नॉट उसका पीक वैल्यू होगा, या इसी को एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि करंट आई का पीक वैल्यू क्या होगा, तो उसको आप आई नॉट कहते हो। फॉर्मूला आता है एफ अंडर रूट सी बाई एल, एंड दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो साइन फंक्शन का ग्राफ आप पहले से पढ़ चुके हो फिजिकल मैथमेटिक्स में, कि ये जो फंक्शन है इसका लिस्ट वैल्यू माइनस आई नॉट होगा और मोस्ट वैल्यू प्लस आई नॉट होगा, और करंट आई का फंक्शन माइनस आई नॉट और प्लस आई नॉट के बीच में ऑसिलेट करेगा। ये साइन फंक्शन पे ऑसिलेट करेगा। मैं इस ग्राफ की एनालिसिस भी आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। फॉर आई इक्वल्स 0 साइन ओमेगा टी मस्ट बी 0। आई मीन इस इक्वेशन में अगर आप आई को 0 चाहते हो तो साइन ओमेगा टी को 0 होना ही पड़ेगा। अगर ओमेगा टी को थीटा मान लिया जाए तो साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा। प्यारे बच्चों मैथ में आप सीखते हो, तो अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू n पाई होनी चाहिए, जहाँ पर n को हम लोग इंटीजर बोलते हैं इंक्लूडिंग 0, फॉर n इज इंटीजर। आई मीन जब पाई के थीटा की वैल्यू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगी तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी।
एन की वैल्यू टाइम टी पॉजिटिव होता नेगेटिव नहीं होता, इसलिए एन की वैल्यू 0 से पॉजिटिव कुछ भी ली जा सकती है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू डिफाइन करी गई है 0, 1, 2, 3, 4। ये नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है मगर उसको इग्नोर किया जा रहा है क्योंकि स्टॉप वॉच का रीडिंग नेगेटिव नहीं होता, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। इसलिए बच्चों यहाँ पर इनकी वैल्यू 0 या पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे चूज करी जा रही है। अगर इनकी वैल्यू 1/1 पुट करूँ, ओमेगा से डिवाइड करूँ, तो टी की फर्स्ट वैल्यू आती है 0, सेकेंड वैल्यू आती है पाई बाई ओमेगा, थर्ड वैल्यू आती है 2 पाई बाई ओमेगा, देन 3 पाई बाई ओमेगा, 4 पाई बाई ओमेगा एंड 5 पाई ओमेगा सो ऑन। हम इन टी की इन सारी वैल्यूज पर ओमेगा टी की वैल्यू एन पाई होगी, साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी और करेंट आई की वैल्यू 0 होगी। बच्चों ग्राफ में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे करेंट आई 0 है तो टाइम टी की सबसे पहली वैल्यू 0 होगा। फिर यहाँ भी करंट आई 0 है तो टाइम टी का नेक्स्ट वैल्यू पाई बाई ओमेगा होगा। यहाँ भी करंट आई 0 है, टाइम टी का नेक्स्ट वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ भी आई की वैल्यू 0 है, टाइम टी का नेक्स्ट वैल्यू 3 पाई बाई ओमेगा, देन 4 पाई बाई ओमेगा, 5 पाई बाई ओमेगा, 6 पाई बाई ओमेगा सो ऑन। लेकिन ये ग्राफ साइन फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, तो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करेगा अपवर्ड, फिर पीक वैल्यू के बाद फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। ये साइन फंक्शन का ग्राफ ऑसिलेटिंग नज़र आएगा। बच्चों इसमें कुछ चीज़ और बता दूं कि आई की वैल्यू प्लस आई नॉट कब होगी और माइनस आई नॉट कब होगी। देखो उसके लिए कंडीशन क्या है, फॉर आई टू बी प्लस माइनस आई नॉट, करंट आई को प्लस आई नॉट या माइनस आई नॉट होने के लिए साइन ओमेगा टी को प्लस माइनस 1 होना पड़ेगा। यहां से देखो आई को प्लस माइनस आई नॉट होने के लिए साइन ओमेगा टी को प्लस माइनस 1 होना पड़ेगा। साइन ओमेगा टी को जब प्लस माइनस 1 होना पड़ेगा तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं बच्चों, ओमेगा टी आई मीन थीटा की वैल्यू इंटीजर प्लस 0.5 इंटू पाई होता है। एन कोई इंटीजर हो सकता है तो एन प्लस 0.5 इंटू पाई अगर ओमेगा टी ले लिया जाए तो उसके लिए साइन ओमेगा टी की वैल्यू कभी +1 आता है तो कभी -1 आता है। तो अगर ओमेगा को डिवाइड करूं और एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट करूं तो टाइम टी की रिस्पेक्टिव वैल्यू मिल जाएगी। प्यारे बच्चों एन की सबसे छोटी वैल्यू 0 पुट करो और ओमेगा से डिवाइड करो, टाइम टी का लिस्ट वैल्यू आता है पाई बाई 2 ओमेगा, पाई बाई 2 ओमेगा। फिर एन की वैल्यू 1 पुट करो, ये हो जाएगा 1.5 पाई, फिर ओमेगा से डिवाइड करो तो टाइम टी की नेक्स्ट वैल्यू आती है 3 पाई बाई 2 ओमेगा। 3 पाई बाई 2 ओमेगा को 1.5 पाई बाई ओमेगा भी कर सकती हो। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टाइम टी की ये जो अल्टरनेट वैल्यूज आ रही हैं, टाइम टी की इस वैल्यू पर आई की वैल्यू प्लस आई नॉट आएगी, टाइम टी की इस वैल्यू पर आई की वैल्यू माइनस आई नॉट आएगी, फिर टाइम टी की इस वैल्यू पर प्लस आई नॉट आएगी, फिर टाइम टी की इस वैल्यू पर माइनस आई नॉट आएगी, और इन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 बारी बारी से रखते जाओ, टाइम टी की ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। अब ग्राफ में दिखाता हूँ बच्चों, ये बिल्कुल सेंटर में है, यानी कि इसका करस्पॉन्डिंग जो टाइम टी होगा वो पाई बाई 2 ओमेगा, इसका जस्ट हाफ होगा पाई बाई 2 ओमेगा। तो जब टी की वैल्यू पाई बाई 2 ओमेगा होगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे आएगा प्लस आई नॉट। फिर इन दोनों का मिड पॉइंट ले लो, इन दोनों का मिड पॉइंट बच्चों टी की वैल्यू कहलाएगा 3 पाई बाई 2 ओमेगा। तो जब टाइम टी की वैल्यू 3 पाई बाई 2 ओमेगा होगा तो आई की वैल्यू आता है माइनस आई नॉट। फिर यहाँ पे मिड पॉइंट ले लो बच्चों, इस मिड पॉइंट में टाइम टी की वैल्यू आती है 5 पाई बाई 2 ओमेगा।
5π/2 ओमेगा यहाँ पे आती है, तो उसका करस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू कितनी आती है, +I0। फिर इस पॉइंट को ले लो, आप ग्राफ देखो समझ में आता होगा। इस पॉइंट में t की वैल्यू 7π/2 ओमेगा आएगा, उसकी करस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू आएगा -I0। फिर यहाँ पे +I0, फिर यहाँ पे -I0। और बच्चों ये साइन फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन से इंक्रीज करता है, फिर ये स्मूथ कर्व पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस तरह से ऑसिलेटिंग ग्राफ बनाया जाता है। और ये ग्राफ इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करता है, कभी कांस्टेंट हो नहीं पाता, इसलिए आपके सर्किट में कभी स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश नहीं होता। इसको पीरियाडिक फंक्शन और पीरियाडिक ग्राफ कहा जाता है। और ये साइन फंक्शन का ग्राफ है और इस तरह से ये बनता है। सी द अबव ग्राफ फॉर द रेफरेंस। और ये करंट आई का बच्चों इक्वेशन है। आई नॉट को पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। आई नॉट के बारे में कंपटीशन में कई बार पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला डिराइव होकर आता है EMF इंटू √C/L और +I0 -I0 के बीच में करंट ऑसिलेट होती है। बच्चों ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जितनी देर तक करंट आई पॉजिटिव रहती है उतनी देर तक वो सर्किट में क्लॉकवाइज बहती है, और जब करंट नेगेटिव हो जाती है नेक्स्ट हाफ साइकिल में, इसका मतलब ग्राफ में आपके डायग्राम में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। फिर इस ड्यूरेशन में करंट पॉजिटिव होगी, आपके ग्राफ में आपके डायग्राम में करंट क्लॉकवाइज हो जाएगी, फिर इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, फिर इस ड्यूरेशन में करंट क्लॉकवाइज हो जाएगी, फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। आप ऊपर जो सर्किट बनाए हो उसमें करंट का जो डायरेक्शन है पीरियडिकली चेंज होता रहता है। 0 से π/ω तक क्लॉकवाइज बहेगी, तो π/ω से 2π/ω के बीच में करंट टॉप के डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज बहेगी। करंट का डायरेक्शन लगातार उसमें पीरियडिकली चेंज होता रहता है, इसलिए इस तरह की करंट को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा और मैग्नीट्यूड भी ऑसिलेट करेगा, 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, 0 टू मिनिमम, मिनिमम टू 0। तो बच्चों मैग्नीट्यूड भी ऑसिलेट करता है और डायरेक्शन भी ऑसिलेट करता है, इसलिए इस करंट को कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ग्राफ मैंने आपको अच्छे से समझाया, आपको समझ में आया होगा। Now your next quantity in this topic is stored energy in the electric field. At any time t equals t, stored energy in the electric field within the two plates of capacitor, symbol UE। ये फॉर्मूला आप पहले से जानते हो, Q²/2C फॉर्मूला आप पहले से जानते हो। Q का ये फॉर्मूला Q का फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, उसको ब्रैकेट में रख दो, उसका स्क्वायर कर डालो, 2C से डिवाइड करो, कैंसिल आउट होने के बाद बचता है ½ C², 1 - cos ω t का होल स्क्वायर। Similarly, stored energy in the magnetic field at T equals T, जो इंडक्टर कॉइल है उसके अंदर उसके वॉल्यूम स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, उसको लिखते हैं ½ Li²। तो बच्चों आई का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हो, स्क्वायर करो मल्टीप्लाई करो तो आता है ½ C² sin² ω t। फिर नेक्स्ट क्वांटिटी होगी इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव वोल्टेजेस। एट T equals T, इंडक्टिव वोल्टेज VL equals VL, कैपेसिटिव वोल्टेज VC equals VC। VL का फॉर्मूला बता चुका हूँ, L/dI/dt, L/dI/dt, L इंटू dt ऑफ आई का फॉर्मूला पुट कर डालो और डिफ्रेंशिएट कर डालो। तो बच्चों डिफ्रेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी पहले तो बाहर निकलती है, फिर sin ω t का डिफरेंशियल आता है ओमेगा इंटू cos ω t।
ये तो वेल का फॉर्मूला बन गया। फिर ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर डालो, रूट सी को रूट सी से कैंसिल करो, रूट एल को रूट एल से मल्टीप्लाई करो, और जो एल आएगा उसको एल से कैंसिल करो, फाइनली बचेगा सिंपली ईएमएफ ई इंटू कॉस ओमेगा टी। कैपेसिटिव वोल्टेज का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, क्यू बाई सी। तो क्यू के फॉर्मूले को पुट करो, सी से डिवाइड करो, सी को सी से कैंसिल कराओ, तो वीसी का फॉर्मूला आता है एमएफ इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। इज इट? From the previous derivations, we can see that the charge Q and the current I are oscillating periodically. Means the nature of current is alternating. The current I is changing its magnitude and direction both alternately. जो मैंने समझाया उसको मैंने यहाँ नोट्स में लिख दिया। सो बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करूँगा, और इसी टॉपिक का सेकेंड पार्ट है एलसी ऑसिलेशन विदाउट बैटरी। आई मीन एल होगा, सी होगा, सीरीज में लगे होंगे और एक लूप बन जाएगा, लेकिन इस बार बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा बच्चों। स्विच को, रोटरी स्विच को टर्मिनल 1 से सडनली हटाकर टर्मिनल 2 पे मैं लगा दूंगा, तो ये जो आपका सर्किट बनेगा उसमें सिर्फ एल और सी सीरीज में होंगे। बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ये करंट सप्लाई नहीं कर पाएगी, कोई वर्क नहीं कर पाएगी। सेकेंड पार्ट में फिर भी ऑसिलेशन होगा। ऑसिलेशन बच्चों इसलिए होगा क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक दूसरे में एक्सचेंज होता रहेगा, टोटल समेशन कांस्टेंट रहेगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा, और एक्सचेंज होने के लिए करंट इसमें बहती रहेगी। करंट का नेचर इस बार भी अल्टरनेटिंग होगा, कुछ इंटरवल में क्लॉकवाइज होगी, तो उसके बाद वाले इंटरवल में एंटी क्लॉकवाइज होगी। करंट इसमें फ्लो करती रहेगी, नेचर अल्टरनेटिंग होगा, अपना डायरेक्शन चेंज करती रहेगी। जो चार्ज क्यू है वो भी ऑसिलेट करेगा, और बच्चों मैं नेक्स्ट एपिसोड में प्रूफ करके दिखाऊंगा किस बार इस कैपेसिटर की पोलैरिटी भी ऑसिलेट होगी। आई मीन एक फिक्स टाइम इंटरवल में लेफ्ट प्लेट पॉजिटिव होगा और राइट प्लेट नेगेटिव होगा, तो नेक्स्ट इक्वल टाइम इंटरवल में राइट प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और लेफ्ट प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इस बार डेरिवेशन में क्यू का वैल्यू नेगेटिव भी होगा, और जब क्यू नेगेटिव आता है उसका मीनिंग होता है कि पोलैरिटी इसकी ऑसिलेट करेगी, क्यू का मैग्नीट्यूड भी ऑसिलेट करेगा और प्लेट्स की पोलैरिटी भी ऑसिलेट करेगी। इस बार ऐसा होगा, तो डेरिवेशन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। सो प्यारे बच्चों, इस वाले पार्ट को मैं नेक्स्ट एपिसोड में कवर करने जा रहा हूँ, और इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।